आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था एक सोने की चैन के लिए। सिर्फ मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, मेरे गले में एक सोने की चैन थी, जनरल कंपार्टमेंट में थे, 4-5 लोग कंपार्टमेंट में चढ़े, मुझे नहीं पता कि कहां से चढ़े वो, सबका पूरे कंपार्टमेंट में लूटपाट शुरू किया, किसी ने मना नहीं किया। मैं एक प्लेयर रह चुकी थी, कितने ऐसे किसी चीज को अपने आसानी से कैसे जाने देती, मैंने मना किया लेकिन किसी ने माना नहीं, और फिर वो 4-5 थे और साइड से पकड़ा, उठा के बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और उसका इंजन तो निकल गया था, मैं डिब्बे में टकराई, फिर नीचे गई। कहीं कहीं ट्रेन इतनी करीब से चलती है, दोनों ट्रेनें चली जा चुकी थी, बेपनाह डर था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। मैंने दोनों हाथ ऐसे रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठ जाऊं, मैं उठ नहीं पा रही थी, चिल्ला रही, जोर जोर से चिल्ला रही कि कोई बचा ले, कोई बचा ले, कोई नहीं आया। रात के 1 बजे की घटना है ये, 11 अप्रैल 2011। पूरी टाइम मैं चिल्लाती रही, कोई नहीं आया। जब फिर मैंने उठने की कोशिश किया, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैंने दोबारा अपने थाई को ऐसे उठाकर देखा तो मेरा जीन्स में पैर ऐसे लटका हुआ था और ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। तब मुझे लगा कि मैं नहीं चल सकती, मेरे दूसरे पैर की हड्डियां टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। परिस्थिति वो थी कि जब मैंने अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें देखी तो दिमाग एकदम काम करना, ब्रेन कॉन्शियस मेरा काम कर रहा था, लेकिन उस समय वो सारी चीजें देख के मेरा दिमाग काम करना एकदम बंद कर चुका था। दोनों हाथों छोटे छोटे ट्रैक पे पत्थर होते, दोनों हाथों में ऐसे पत्थर लेके पूरी रात ऐसे पेट के बल मैंने गुजारा कि शायद कुछ हो। एक बार दिमाग में आया कि मैं ऐसे करके पटरी क्रॉस कर जाऊं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर नहीं क्रॉस करते करते अगर ट्रेन आ जाएगी तो फिर से कट जाएंगे, इसलिए नहीं, मैंने क्रॉस नहीं किया। पटरी के मैं इतने करीब थी कि लोग टॉयलेट वगैरह करते थे तो मेरे साइड में पड़ता था, मेरा हाथ तक, ये सब कुछ पूरी गंभीर चोटें थी, सब कुछ टूट चुका था, ये सब मैं पोंछ भी नहीं सकती थी, सब टॉयलेट वगैरह सब ऐसे पड़ता था, मैं पोंछ भी नहीं सकती थी। ट्रेन जब गुजरती थी तो ठंड भी बहुत बहुत ठंड सा लगता था, हवा लगती थी और वाइब्रेट पूरा होता था। और जब ट्रेन चली जाती थी पूरा शांत सा माहौल हो जाता, फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था। ट्रैक पर छोटे छोटे चूहे होते हैं, वो चूहे मेरे पैर को, जब तक मैं मूव कर पा रही थी अपने पैर को तब तक तो ठीक था, जब मूवमेंट बंद हो चुका था मेरे पैरों को ऐसे ऐसे आके कुछ, मेरे आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बेबस। लेकिन कहते हर काली रात के बाद सुबह तो आता ही है, कुछ भी हो जाए। उस काली रात के बाद सुबह हुआ, गांव वाले मुझे देखे, बरेली डिस्ट्रिक्ट के गांव वालों ने मुझे देखा और उठा के मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराया। सीएमएस फार्मासिस्ट डॉक्टर मुझे बेड में ऐसे लिटा दिया गया, आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो कहां से करें। मेरा ब्रेन कॉन्शियस तब भी काम कर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था। मैंने बोला कि जब उतनी देर रेलवे ट्रैक पे उस दर्द को बर्दाश्त किया तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, अब काट दो बिना एनेस्थीसिया। बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए, बहुत कम सुनने को मिलता है। वहां के डॉक्टर फार्मासिस्ट दोनों जन ने अपना एक यूनिट ब्लड निकाला और फिर मेरा पैर मुझे लगाया और बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काट दिया गया। जब बात मीडिया में आई कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, फैसिलिटीज मुझे अच्छी मिलनी शुरू हुई। वहां से मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर वहां से स्पोर्ट मिनिस्टर एयर एम्बुलेंस से मुझे एम्स में एडमिट कराया। कहानी तो वहां से शुरू होती है। हॉस्पिटल के बेड में मैं थी, करीब 25 दिन बाद जब डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी कर दिया कि हाँ अरुणिमा ठीक तो है लेकिन पैर जा चुका है, बुलेटिन जारी कर दिया न्यूज में। मैं पता जब मैं पढ़ने लायक हुई न्यूज़पेपर, टीवी देखने लायक हुई, ठीक हुई थोड़ा, मैंने टीवी में देखा ब्रेकिंग न्यूज करके आ रहा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था इसलिए अरुणिमा ट्रेन से कूद गई टीटी आने पर। और मैं खैर उसको देखा, फिर उसमें न्यूज़पेपर में भी वही चीजें हेडलाइंस करके था। आप ये जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर या बैसाखी या शायद उस बेड से भी उठ पाएगी कि नहीं, क्योंकि मेरे स्पाइन में भी 3 फ्रैक्चर था, मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में होता था। उस लड़की के ऊपर जब इस परिस्थिति में उसी के ऊपर पूरा ब्लेम थोप दिया गया, उसकी मनोदशा क्या होगी या फिर उसके परिवार की मनोदशा क्या होगी, ये मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसकी मनोदशा क्या चल रहा होगा उसके दिलो दिमाग में।
हॉस्पिटल के बेड पे पड़े मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूं, अपनी सिस्टम से लड़ पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपनी बातें मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। तब मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े डिसाइड किया कि आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं। और हॉस्पिटल के बेड से जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे, करीब 4 महीने में हॉस्पिटल में थी, एम्स में करीब 4 महीने में थी। जब लोग ये सोचते कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते कि नौकरी, मुझे नौकरी ऑफर था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नौकरी, मां से मिलना या घर परिवार में जाना, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें आ रही थी। एक तो जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी उनका जवाब कैसे देना है, दूसरा मुझे माउंटेनिंग कैसे करना, एवरेस्ट क्लाइंब कैसे करना है। सिर्फ 2 चीजें। मैं बताऊं आपको, हॉस्पिटल के बेड से जिस लड़की का पैर नहीं हो, दूसरे पैर में भी रॉड डला, वो मूव नहीं करता हो, उठ भी नहीं सकती है बेड से, अगर वो लड़की बोले, कोई भी इंसान अगर वो ये बोले कि मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए जाना है, लोग तो बोलेंगे कुछ। हर किसी ने मुझे पागल, सनकी, यहां तक कि मैं बताऊं हॉस्पिटल में, एम्स में मानसिक डॉक्टर तक बुला लिया गया था कि ये सदमे में है, ये स्थिति थी। मेरा मानना है ये चीज का कि जब आपके गोल के प्रति लोग आपको बोलना, पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए कि आपका गोल आपके बहुत कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, कोई भी नहीं रोक सकता। यहां तक कि मुझे जब सब पागल मैंने प्लानिंग तो कर लिया कि हाँ मुझे माउंटेनिंग करना है, अब सही गाइडेंस में ट्रेनिंग और स्पॉन्सरशिप, सबने वही पागल नहीं होती। किसी ने तो फ्रंट पे बोला कि क्या लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो चुका है, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा पैर देख रहे थे, मेरी अंतरात्मा में क्या आग जल रहा था ये तो किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि जब हमारी अंतरात्मा की आग जब जाती है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। खैर, हॉस्पिटल के बेड से फर्स्ट जब मैं 4 महीने निकलने डिस्चार्ज हुई, अपने घर जाने की बजाय मैं सबसे पहले, भाई साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि मैडम बछेंद्री पाल से मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। फर्स्ट टाइम मैं बताऊं आपको, मेरे पास रिजर्वेशन भी नहीं था कि मैं फ्लाइट से या फिर रिजर्वेशन करा के अपना मैं चली गई होती बुक करा के आराम से। पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में मैं सीट में ऐसे मुंह छुपा के रोई थी कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। पूरे मुझे जमशेदपुर जाना था, लेकिन फिर भी मैं ट्रेन में बैठी और पूरी रात रोए। सुबह जमशेदपुर पहुंचे। फर्स्ट टाइम जब मैडम बछेंद्री पाल ने मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला कि अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। मतलब मेरे परिवार को छोड़कर बाहर की कोई एक शख्स था जिन्होंने मुझ पर यकीन किया था, किसी को यकीन ही नहीं होता था, कोई मानने को तैयार नहीं था। यहां तक कि मैं बताऊं कि हॉस्पिटल के एम्स के डॉक्टर तक बोलने लगे थे कि अरुणिमा तुम्हें ठीक किया गया सिर्फ वॉक करने के लिए, नॉर्मल वॉक करने के लिए, माउंटेनिंग करने के लिए नहीं, पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं तुम्हें सही किया गया है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा गोल मुझ पर हावी था। मैं इस हद तक पागल थी उस गोल के पीछे कि मैं खुद को भी चाह कर भी नहीं रोक पा रही थी। अब कहने और करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। मैम ने कहा कि ठीक है, अपने आप को प्रूफ करो कि हाँ कि तुम कर सकती हो। मैं जब माउंटेन पहुंची हूं, मैं बताऊं, रोड हेड से बेस कैंप हमारा नीचे था, लोग 1 मिनट में भाग के जाते थे, मैं चल ही नहीं सकती थी। मैं तो जैसे ही पैर रखूं गिर जाते या कुछ भी, इतना स्वेलिंग मेरे पैर में आ जाता था। दूसरे पैर से स्टंप, जो मेरा कटा हुआ पैर है, पैर ऐसे में रखती थी तो ब्लड आ जाता था स्टंप से, क्योंकि तुरंत लगाया गया था आर्टिफिशियल पैर। ब्लड इतनी जोर से, क्योंकि प्रेशर लेते उससे ब्लड आना शुरू हो जाता। 2-2 घंटे मुझे लगते थे बेस कैंप पहुंचने में रोड हेड से। हर कोई मुझे वहां पर भी बोलता, अरुणिमा क्यों कर रही हो। मैंने कहा पता, उस लगातार प्रैक्टिस करने, इट्स ओके, ठीक है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, मैडम बछेंद्री पाल उसकी चीफ है। जब भी किसी 14 से 15 हजार की हाइट पे वो लोग लेके जाते हैं, और
मुझे क्या होता था, मैं शुरू तो करती थी बेस कैंप से, लेकिन टाइम ओवर हो जाता था, मुझे 20 से वापस कर लिया जाता था। कभी कभी ये होता था कि मैं पीक पे पहुंचती तो थी, लेकिन कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद, कभी कभी ये होता था कि पहुंचते ही नहीं थे। आज मैं आपको यहाँ के चाहे जितना मोटिवेट करूं, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपकी अंतरात्मा किसी भी लक्ष्य के प्रति अगर जाग गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने उसी दिन खुद से संकल्प किया, किसी से नहीं बोला, सिर्फ खुद से संकल्प किया कि रोनिमा, आज परिस्थिति ऐसी नहीं है कि तू इनके बराबर चल पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुंचेगी। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि पत्थर पे रस्सी रगड़ने से पत्थर पे निशान पड़ जाता। तब मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो चीजें मुझ पर खुद बीतना शुरू हुआ, वो चीजें मुझ पर आनी शुरू हो गई, तब मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, ऐसे होता है। मैं बताऊं, बेस कैंप से हम प्रोस्थेटिक लेग उनके सामने ही पहन के फटाफट निकल के मैं भागती, बेस कैंप से हम साथ निकलते पूरी टीम, और जैसे ही बीच में मुझे मौका मिलता मैं फटाफट भागती, और पीक पे पहले पहुंचते बर्फ रहता था, मेरे पास पॉलिथीन जो भी रहता था बिछा के मैं बैठती थी और ऐसे करके देखती थी कि अरे ये लोग तो आ रहे हैं। खुशी होती थी मुझे कि हाँ, मैं आज पहले हूं। उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये बोलते कि मैडम, खाते क्या हो? बेस कैंप में देखा कि आप चल भी नहीं सकते थे और आप इतना अच्छा कैसे चल सकते हो? मैंने उनसे बोला कि जो मेरा गोल है वो मेरा पैशन है, मेरी जिंदगी है, मेरी जिद है, मेरी जरूरत है। कोई भी गोल जब आपकी जरूरत बन जाता है तो आपका कोई भी गोल आपकी अगर जरूरत बन जाता, आप खुद भी चाह कर नहीं रोक सकते, क्योंकि वो गोल हमारी नसों में दौड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कहा कि जब कोई गोल आपकी नसों में दौड़ता है, आप नहीं बदल सकते उन चीजों को। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं और अगर आप ये सोचे कि यहां से पलट के मैं इधर चला जाऊं, नहीं जा पाएंगे, फिर घूम के आप वहीं पे आ जाएंगे। ये सारी चीजें मेरे साथ, उस समय भी मुझे कुछ लोगों ने पागल समझा, कुछ को तो समझ में आया। फाइनल जब मेरा कई पीक हमने लेह लद्दाख में सबमिट किया, 22,798 का पीक था लेह लद्दाख में। हम 21 लोग थे उस पीक में जाने। मैडम बछेंद्री पाल भी थी, भाई साहब भी हमारे थे। 21 में से लास्ट, मतलब मैं बताऊं, स्टार्टिंग से बताऊं, सबमिट करना हमने शुरू किया। हर कोई मुझे बोलता, अरुणिमा आप क्यों कर रहे हो, आप रहने दो, छोड़ दो। मैं चुप रहती थी, कुछ नहीं बोला। मैं धीरे 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 वॉक कंटिन्यूअसली करती थी। पता क्या हुआ, कुछ हद तक ऊपर जाते वक्त लोगों एक एक करके छटना शुरू हुए लोग। 21 में से लास्ट पीक पर सिर्फ 4 लोग पहुंचे थे। ग्रुप के लीडर, 2 शेरपा और मैं, सिर्फ 4 लोग और 21 लोग थे। वापस जब हम आए बेस कैंप, वापस आए, इतना बीमार लोग हो चुके, लेह में इतना कारजोक एरिया, वहां से चाइना बॉर्डर सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाता है। जब एक एक लोग किसी का ऐसे फेस येलो पड़ता जा रहा था और वो सब लोग मुझे बोल रहे थे। जब बेस कैंप पहुंचे, मैम ने कहा कि तुम सब के सब मतलब कामचोर हो, उसको देखो वो पैर नहीं है फिर भी वो चल। मैम का ऐसे सिर्फ पीठ थपथपाना मेरे लिए एक जादू की छड़ी का काम करता था, और मैं फिर डिसाइड, चारों तरफ से स्टंप कट जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब अचीव हो जाता है तो ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती हैं। फाइनल मुझे जब टाटा स्टील ने स्पॉन्सर दिया, फुल स्पॉन्सर दिया, और मैं काठमांडू पहुंची, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज मेरी जिंदगी का यही रहा कि मैं लोगों को समझा नहीं पाई हूं आज तक। आज भी लोग शक करते हैं कि अरुणिमा पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कोई भी काम। फर्स्ट टाइम जब शेरपा, जब भी किसी पीक पे जाते हैं तो एक लोकल गाइड को लेते हैं हम। शेरपा नीमा नाम था उसका। फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे देखा, बोला कि ये जाएगी, अरे इसका तो पैर ही नहीं है, दूसरे पैर में भी रॉड डली है, माइनस टेम्परेचर में रॉड क्रैक हुआ या कुछ भी हुआ, इसके साथ तो मेरी भी जान जाएगी। मैं किसी तरीके से मैंने समझाया, भाई साहब ने, मैम ने, सबने कन्विंस किया कि नहीं नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं, एक एक चीजें पता है, तब आए हैं, आप जाओ। किसी तरीके से वो माना। रॉकी एरिया, हम इंडिया से 6 लोग थे। रॉकी एरिया तक तो मैं बहुत अच्छा चली रॉकी एरिया तक, लेकिन जैसे ही वो
ब्लू और ग्रीन आइज दिखता है। शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद ट्रैकिंग भी की होगी, या फिर वो टीवी में आप लोगों ने देखा होगा ब्लू। और टीवी में जो दिखता भी है ना, एवरेस्ट सीरियल जो आ रहा है एकदम नीचे लेवल पे बना, यही उत्तराखंड में सब बना, एक एक चीजें हमारी जानी पहचानी हुई हैं, सारी चीजें। ब्लू और ग्रीन आइज जब दिखता है, दिखता जितना सुंदर है वो उतना कठिन। मतलब मैं ऐसे पैर रखती थी, मेरा पैर स्लिप हो जाता था 2 बार। सबसे पहले आगे थे हम, 2 बार 3 बार रखने के बाद मैं नहीं जब जा पा रही थी, मेरे शेरपा ने मुझसे इरिटेट होके बोला कि ठीक है हटो तुम, बाकी सबको जाने दो। मेरे ग्रुप मेंबर आगे बढ़े, सबने मुझे बैकअप किया कि रिनिमा कम ऑन आओ। मैं स्लोप पे, फिर भी हम रुके नहीं, स्लोप पे किसी तरीके से चलना शुरू किया। जब ब्लू और ये आइस वॉल, ब्लू आइस वॉल, पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ एकदम स्टीप ऐसे, उस पे क्लाइंबिंग करनी है। राइट लेग से ही, आप लोगों ने स्पाइस शू देखा होगा, स्पाइस शू में छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसी तरीके से क्रैम्पोन होता है जो माउंटेन में जूते के नीचे लगता है, और इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें, और बर्फ में ग्रिप बना बना के वो चलता है। और जब किसी वॉल पे, आइस वॉल पे चढ़ना होता, ऊपर क्लाइंबिंग करनी होती है, तो टो पे इस तरीके का ऐसे कांटे लगे होते हैं और हम उसको हिट करते हैं, और इतना पार्ट सिर्फ अंदर जाता है, और उसी पे हम अपना वेट लेके पूरा का पूरा खड़े हो जाते हैं। मैं राइट लेग से जब हिट मारूं तो रॉड होने की वजह से बहुत पेन होता, लेफ्ट से मारूं मेरा प्रोस्थेटिक लेग मूव हो जाता था, मेरा आर्टिफिशियल पैर ऐसे मूव हो जाता था। कभी कभी स्थिति ये आई कि मैं रोप में हूं और मेरा पैर कभी टो मेरा हील पे आ गया और हील मेरा टो पे आ चुका था। शेरपा मेरा बोलता, अरुणिमा ये क्या है, मान लो अरुणिमा कि तुम नहीं कर सकती, अब तुम यहां कैसे सही करोगी। मुझे पता था कि वो मेरा पैर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा। रोप पैर में पड़े पड़े, रोप में मैं ऐसे एंकर रहे, पैर को फिर से खोलती, फिर लगाती, 3-4 बार फिर हीट करती। 4-5 बार हीट करने के बाद बर्फ के टुकड़े निकल जाते थे, आइस निकल जाता था, थोड़े थोड़े होल होते, तब मैं पैर रख रख के जाती थी। खुम्बू ग्लेशियर बेस कैंप टू कैंप 1 वो हमेशा मूव करता रहता, और शायद जिस दिन वो खुम्बू ग्लेशियर पिघलेगा, डेड बॉडियों का जंगल दिखेगा वहां, इतने लोग मरे हैं वहां। किसी तरीके से एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, किसी तरीके से मैंने खुम्बू ग्लेशियर पार किया। कभी कभी मेरा प्रोस्थेटिक लेग के साथ में क्या है कि अगर मैं किसी के पैर पे ऐसे पैर रख के खड़ी हो जाऊं तो मुझे पता नहीं चलता, और जब वो चिल्लाता है जोर से कि अरे मेरा पैर, तब मुझे पता चलता। तो उसी तरह वहां पे होता था कि लैडर पे चलने के लिए आता, क्रेव आसिस को लैडर पे चलने के लिए आता था, मैं पैर रखती, इससे पता तो चलता नहीं है मुझे, मैं तो सिर्फ अंदाजे पे रखती हूँ। कभी कभी लैडर पे रखने के, लैडर के पोल पे रखने की बजाय मैं इधर उधर रख देती थी। कई बार गिरे, लेकिन मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रही अपने जो मेरा मिशन था, जो उसके रूल्स हैं, नियम है, डिसिप्लिन थे, मैंने सबको फॉलो किया। फिर निकलते और फिर से चलना शुरू करते। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, कैंप 3 तक जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना होता है वो नहीं जाता है और वापस आ जाता है। मेरे ग्रुप से भी 2-3 लोग वापस आ गए। मैं, जिसे मैंने बहुत पहले कहा कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, हम खुद, हमारी अंतरात्मा। वहां पर भी मैंने खुद से बोला कि अरुणिमा ये इसलिए नहीं कर सकता कि जो तुझ में है वो इसमें नहीं है, इसलिए नहीं कर सकता है, तू कर सकती है, किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से, किसी से नहीं। और कैंप 3 से हम आगे बढ़े, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब वो पल मैं सोचती हूँ। कैंप 3 से आगे बढ़े, रात को 1 बजे, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंबिंग रात में करते हैं क्योंकि रात में वेदर शांत होता है। रात को 1 बजे निकले, दिन को 1 बजे, नेक्स्ट डे दिन को 1 बजे हम कैंप 4 पहुंचे। कैंप 4 साउथ कोल भी बोलते हैं इसको, ये साउथ नेपाल साउथ साइड है। साउथ कोल, कोल मतलब चौड़ा सा, इसे थोड़ी जगह। साउथ कोल पहुंचे, मैं बड़ा एक्साइटेड होकर, बड़ा उत्सुकता के साथ मैं ऐसे चारों तरफ देख रही थी। पूरा का पूरा धूप निकला था, स्नो कॉटन जैसा गिर रहा था, धूप भी निकली है फिर भी कॉटन जैसा गिर रहा है। मेरे बगल वाले टेंट में एक 4-5 शेरपा, मतलब गाइड जो थे शेरपा, उस लड़की को पकड़ के ऐसे निकाल रहे थे, अंदर से क्लाइंबर को निकाल रहे थे। जब वो पूरी तरीके से बाहर आ गई, वो लड़की थी, उसका बॉडी ऐसे अकड़ चुका था और वो मर चुकी थी, क्योंकि उसने उस माउंटेन्स के रूल को फॉलो नहीं किया था, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया था। इतना नहीं, दूसरे टेंट में फिर सुनाई दिया कि एक सबमिट करके आया और सीधा टेंट में सो गया और वो भी मर चुका था, उसके फेफड़े में पानी गया, वो भी मर गया। इतना मुश्किल होता है वो पल जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है।
मैंने वहां से फिर शाम को 4 बजे मैंने मेन समिट के लिए निकलना शुरू किया। यहां के लिए 3500 फीट है साउथ कोल टू समिट, समिट टू साउथ कोल 3500 फीट है। और ये 3500 फीट को डेथ जोन एरिया बोलते हैं। उस एरिया का नाम ही डेथ जोन एरिया पड़ चुका है। और वहां किसी को रूट अगर बताना होगा तो पता रूट कैसे बताते हैं? वो जो रेड वाली जैकेट बॉडी जो पड़ी है उसी के बगल से निकल जाना, ऐसा रूट बताते हैं। वो यही है वहां का। वो जो नीली वाली जैकेट पड़ी है, जैकेट उसके बगल से निकल जाना, ऐसे करके रूट बताते हैं। मैं जब साउथ कोल से समिट की तरफ आगे बढ़ी हूं, मतलब जैसे ही मेरी हेडलाइट रात में क्लाइंबिंग करने, जिधर ही मेरी हेडलाइट जा रही थी उधर ही मुझे डेड बॉडीज नजर आ रही थी। अच्छे से अच्छा माउंटेनियर, अच्छे से अच्छा दिलेर, हौसले के धरे तब रह जाते जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, जब उसके दिमाग में बार बार ये बात आता है कि जिस गोल के लिए मैं जा रहा हूं उसी गोल के लिए ये इंसान मर चुका है या फिर मेरी आंखों के सामने मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जिधर ही मेरी ये लाइट मेरी जा रही थी उधर ही मैं 10 से 15 सेकंड खड़े होकर ऐसे सोचने लगी कि क्या करूं। मैं आगे बढ़ी। इतना ही नहीं, जिस रोप में मैं थी, जिस रस्सी में, उसी रस्सी में एक बांग्लादेशी, उनका हाथ ऐसे हिल रहा था, मुंह से आवाज आ रही थी। और वो मैं जब तक उनके तक पहुंची उनकी बॉडी पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी और ब्लू जैकेट में उनका फेस भी पूरा ब्लू हो चुका था, आंखें खुली थी, स्नो गिर रहा था, कंटिन्यूसली स्नो गिरता रहता है। 10 से 15 सेकंड मैं खड़े होकर एकदम शांत की मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मैं बढ़ूं अपने गोल के लिए, या फिर बार बार मन में आ रहा था कि वहां से भी कई लोग थे जो वापस नीचे की तरफ चले गए थे। मैं समझ नहीं पाई। 10 से 15 सेकंड खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर इन सब में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी भी, हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी भी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। जैसा चाहे आपके बस सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर किसी भी गोल को लेके अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको इस कारण कर पाऊंगा, ये रीजन है इसलिए कर पाऊंगा, आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप निगेटिव में जाते हैं और अगर आप सोच लें कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आपको वो सिम्टम्स भी दिखने लग जाएंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से खुद उस गोल को लेते हैं और किस तरीके से पाना चाहते हैं। सिर्फ इंसान के ऊपर होता है। वो सब कुछ मैंने रियलाइज किया, सब कुछ एक एक चीजें मेरे ऊपर बीती हैं। वहां से फाइनल मेरे आगे वो डेड बॉडी पड़ी है और सेफ्टी कैराबिनर अपना खोला और आगे लगाया। डेड बॉडी को लांग के, इतना मुश्किल होता है कि वो पल जब किसी डेड बॉडी को लांग के जाना पड़ता है, मन कितना, ये मन में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये दिमाग में क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। डेड बॉडी को लांगे और लांग के आगे बढ़े। साउथ समिट हिलेरी स्टेप के बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे। मैं जब हिलेरी स्टेप पे पहुंची, मेरे शेरपा ने कहा कि अरुणिमा वापस चलो, हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है। हिलेरी स्टेप के बाद जस्ट एवरेस्ट समिट है और दिखने लगता है, वो पीक दिखने लगता है। और वो मुझे बोल रहा वापस चलो। हम अपने गोल के इतने करीब हों और कोई हमसे ये बोले कि वापस चलो, कैसा लगता है? मतलब ये लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है मेरा, ये दिमाग में आने लगता है। मैंने बोला क्यों? बोला अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने आखिर क्यों? अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो। एक बार तो मैं भी शॉक रह गई कि क्या बोल रहा है ये। मैं चुपचाप कुछ देर तो मैं खड़ी रही। खड़ी क्या, बॉडी मूवमेंट करते ही रहना है। आप कहीं भी आप खड़े नहीं, बॉडी मूवमेंट करते, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि क्या कह रहा है। मैं उसको कन्विंस करूं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है। बोला अरुणिमा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को 200-200 मीटर से वापस होते हुए देखा है, तुम तो पहली बार आ रही हो। मैं उसको कन्विंस कर रही थी। हम फेस भी एक दूसरे का नहीं देख सकते थे क्योंकि बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी, हम देख भी नहीं सकते थे, फेस पूरा ढका हुआ था। वो मुझे कन्विंस कर रहा था, हम उसको कन्विंस कर रहा था। मेरी माँ ने और मैडम बछेंद्री पाल ने मुझे एक चीज बताई थी कि अरुणिमा कभी पल जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जब आपके आसपास कोई और नहीं होता है फैसला लेने वाला। आप जहां पर भी हो वहां पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखें और ये सोचें कि एक एक कदम चलकर आप यहां तक पहुंचे हैं और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना। देखना कुछ देर बाद तुम अपने टॉप पर होगी, अपने लक्ष्य पर होगी। और
हाई एल्टीट्यूड पे जब भी कोई बात एक बार दिमाग में आ जाती है जल्दी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। और पेनफुल इतना दर्द होता है आपके सिर में कि इरिटेशन, अपने आप गुस्सा आता है। हाई एल्टीट्यूड में इरिटेशन भी बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा, बात बात पे गुस्सा आता रहेगा। लास्ट मेरे दिमाग में उनकी बातें चल रही थी। मैंने लास्ट में शेरपा से बोला कि ठीक है, आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही थी। बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और इतना बोलकर, सिर्फ इतना बोलकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था और करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पर थी। पूरा माहौल बदल चुका था, पूरा माहौल बदल चुका था। वो शेरपा, हमारी 2 की टीम थी सिर्फ, लेकिन इतनी जबरदस्त टीम थी। वो भले मुझे समझाता था, चिल्लाता भी था, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे पीछे पीछे आया और बोलता रहा, ये तो खुद भी मरेगी, मुझे भी मराएगी, मैं भी मर जाऊंगा, इसके आगे पीछे नहीं रोने वाला कोई है, मेरे तो परिवार है, सब कुछ, मतलब लगातार बोले जा रहा था। वो पीक पे जब पहुंचे उसका भी बिहेवियर चेंज हो चुका था, क्योंकि तब उसने मुझे बताया कि अरुणिमा तूने तो इतिहास रच दिया। उसने बताया, और मैं बताऊं, मैं जितनी बार बोलती हूं उतनी बार मैं उस पल को महसूस करती हूं। मैं एवरेस्ट पे केवल 6 से 7 मिनट ही रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट। और वो 6-7 मिनट है मेरी जिंदगी का अनमोल पल है। दोनों, मैं बताऊं उस पल क्या महसूस हो रहा था, मेरे दोनों हाथ ऊपर करके बस चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में कोई एक बार काम किया और फ्लॉप हुए तो दोबारा ट्राई नहीं कर सकते, उनको मैं चिल्ला कर बताना चाहती थी। यहां तक कि मैंने मास्क निकाला और चिल्लाना भी शुरू किया। शेरपा बोल रहा है इसको हाइपो हो गया है, मतलब हाई एल्टीट्यूड का असर होता है। वहां पे एक हाई एल्टीट्यूड का असर हो गया। वो सोच रहा चिल्ला क्यों रही है। मैंने कहा आप नहीं समझेंगे, स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं। मैंने तब से प्लान किया था, जब से मैंने एवरेस्ट का प्लान किया था, कि वो फोटो, मेरे पास फोटोज थी कि टॉप पे मैं रखूंगी, फोटो रखा। अब मुझे मंत्र नहीं आ रहा था, मैंने पूरी ईमानदारी से कहा कि स्वामी जी मुझे मंत्र नहीं आता, जो महाराज जी पढ़ते हैं वो आप एक्सेप्ट कर लो। और मैं बताऊं, जब सी लेवल पे हम होते हैं तो शायद वो अपने नेशनल फ्लैग के प्रति वो फीलिंग्स शायद नहीं आती है, लेकिन जब कहीं हम ऐसे कंपटीशन में होते हैं या ऐसे पीक पे होते हैं ना, तो मन में ये आता है कि बगल वाला दूसरे कंट्री का है, वो इतना ऊपर ना उठा पाए कि जितना हम अपने फ्लैग को उठा दें। ये मन में आ रहा था। मतलब दोनों हाथ मैं बार बार ऐसे खड़े होके और अपना फ्लैग ऊपर करने की कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती थी। फाइनली बैठ ही गए थे, शेरपा बोला बैठ के ही कर ले। बैठ के गए और शेरपा को बोला मैंने कि अच्छा फोटो खींच लो। कोई भी काम जब किसी प्रॉपर प्लानिंग से करते हैं तो वो काम पूरा होना ही है। मैं 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई थी कि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा काम करेगा। 2 डिस्पोजल कैमरा, 1 नॉर्मल कैमरा छोटा। जब मैंने निकालना शुरू किया अपने जेब से, अपने डाउन जैकेट से, शेरपा बोला पागल है क्या इतने सारे कैमरे लेके आई है। मैंने कहा नहीं, मुझे वो पल समेटना है। और फाइनली उसको मैंने फोटो बोला कि अच्छा फोटो खींच लीजिए। बोला 8,848 मीटर की हाइट पे लोग सबमिट करके फटाफट भागते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं, और तुम फोटो खींचने की तुम्हें सूझ रही है। मैंने कहा नहीं प्लीज फोटो खींचो। उसने फोटो निकाली किसी तरीके से। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। मतलब मैं बताऊं, इतने गुस्से में था वो, इतने गुस्से में कि कैमरा उसके हाथ में था, पटक दिया जोर से, कर तू मर, और पीछे मुड़ के जाना शुरू किया। मैंने फिर हाथ पकड़ा, मैंने कहा नहीं आप बनाओ वीडियो। शायद आप लोगों के भी दिमाग में है कि वाकई में इस लड़की को जब पता था कि 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, तो इसको वीडियो बनाने की क्या सूझी। ये तो सीधा सीधा सुसाइड है। क्यों पता, वो मेरे पास मीडिया ने स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चन किया था। वो वीडियो मैंने बनाया क्यों, क्योंकि मैं जानती थी एवरेस्ट के बारे में। मुझे पता था कि 8,848 मीटर की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, और मेरे पास जितना ऑक्सीजन था मैं उस ऑक्सीजन में वापस साउथ पोल नहीं पहुंच सकती थी। मुझे पता था,
और इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। कैमरा मैंने फिर से ऑन किया, उठा के दिया और पकड़ाया और बोला कि आप ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती, मैं एक मैसेज देना चाहती हूं, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। और मैंने सिर्फ इतना इस वीडियो में बोला है, करीब 2 मिनट का वो वीडियो है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूं, तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं? जरूरत है तो बस एक सोच की, जरूरत है तो एक सोच की, एक गोल, और उस पर इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए, कुछ भी अलग से नहीं। और 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ। 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, सिर्फ 2 साल के अंदर। जबकि एम्स के डॉक्टरों का कहना कि 4 से 5 साल लग जाते हैं प्रोस्थेटिक लेग पे चलने के लिए, सीखने के लिए। मैंने सिर्फ 2 दिन में चला था। क्योंकि क्यों, कैसे मैंने उस 2 साल में सबमिट किया? लोगों को लगता था कि मैं यहां से पैर नहीं है, मैंने तो कभी अपने पैरों से चला ही नहीं, मैंने तो अपने दिल से और दिमाग से काम किया था। कोई भी गोल जब आप दिल से और दिमाग से करते हैं, कोई भी गोल जब आप अपने दिल से और दिमाग से काम करते हैं, आप नहीं रोक सकते। चाह कर भी कोई भी चाह ले, आप नहीं रोक सकते उस चीज को। और रही बात, मुझे बहुत, खैर टॉप पे मैं बाद में बताऊंगी। टॉप पे फाइनली वीडियो भी बन गया। शेरपा बोला अच्छा ठीक है आप भाग। 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं, क्योंकि वेदर अपने आप, जैसे जैसे दोपहर शुरू होती है वेदर अपने आप खराब हो जाता है। विंड इतनी तेज होती है कि अगर हम अपने आप को एंकर करके ना रखें तो विंड हमें बिना पासपोर्ट वीजा उठा के चाइना फेंक देगी, या फिर कैंप 2 सीधा दिखता है। मतलब इतनी तेज विंड होती है, तो हम झुक के चलते हैं कि हम गिरे ना। फाइनली मैं नीचे 2-4, शेरपा बोला अच्छा ठीक है, अभी वीडियो भी बन गया। कैमरा उसने अपने पास रखा और फटाफट नीचे भागना शुरू किया। जिस चीज का मुझे और मेरे शेरपा को डर था वही हुआ। मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म और मैं ऐसे अपना गिर गई मैं नीचे, और अपना मुंह ऐसे बर्फ में, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है वहां, ऐसे मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से मिल जाए सांस मुझे। और अब मुझे समझ में आता है कि कैसे एक इंसान जब मरता है और दूसरे को कैसे मार देता है। अब मुझे वो चीजें रियलाइज होती हैं, क्योंकि जब शेरपा का तो ऑक्सीजन था, वो मैं उसका ऑक्सीजन छीन रही थी कि मुझे दो। ऐसे इंसान मरता है जब कैसे दूसरे को, खुद मरता रहता है और दूसरे को भी मार देता है। इसी तरीके से मैं बार बार उसका छीन रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं बार बार, वो शेरपा मुझे खड़ा करता, मैं फिर गिरती, मैं खुद भी खड़ी होती, गिर जाती, क्योंकि मेरे ना तो मेरे शरीर में ताकत थी ना ऑक्सीजन था। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी वहां से। उसी समय जब 10:55 पे पीक दिखना बंद हो जाता, जब वेदर खराब होता है, उस समय कोई भी क्लाइंबर नहीं आता है पीक के, क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं। जब पीक दिखता है तभी पीक के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन था। जनरली सबके पास भी 2 होता, मेरे पास भी 2 था। मैंने जाते वक्त ही दोनों लगा दिया था। उसके पास 2 था, उसने एक को लगाया, दूसरा वहीं फेंक दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कोई नहीं उठाना चाहता। इतना वेटेड लगता है, चाहे आपको करोड़ों रुपए भी दे दिया जाए, अगर आप बोले कि आप ठीक है लेके चले जाओ, आप नहीं जाओगे लेके, और फेंक देंगे ऐसे आप कि नहीं चाहिए मुझे। ऑक्सीजन उसने वहीं फेंका। मेरे शेरपा ने जब देखा कि ऑक्सीजन, वो फटाफट नीचे उतरा और लेके आया और मुझे लगाया, खड़ा करके लगा के बोला कि अरुणिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता कि तू जिंदा रहे। मतलब लगातार एकदम लगातार बोले जा रहा था। मैं चुप इसलिए भी थी कि ना तो मेरे पास ताकत थी कि मैं बोलूं, दूसरा ये था कि मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि उतने गुस्से में था, बहुत गुस्से में। मैं दोनों वजह से चुप थी। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती, आप सभी में से, लेकिन मैं न लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है
आपके अंदर अगर जीतने का जज्बा है, आप परिस्थितियों को इतना मजबूर कर देते हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके हक में आने लगती हैं। आजमा के देख लीजिएगा। और ये मेरा कोई किताब की बातें नहीं है, एक एक पल वो मैंने जिंदगी जिया है। मैं बताऊं, ऑक्सीजन मिला उसके बाद, और रही बात, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जनरली ये बात हम बोलते भी हैं कि जब जिसकी मौत आएगी तो वो उसको बचा नहीं कर सकता कोई, हमेशा ये बात सुनने को मिल जाता है। जब ये बात हम जानते हैं कि जब हमारी मौत आएगी तो हमें कोई बचा नहीं सकता, हमको अगर नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता, ये बात है। जब ये चीज हम जानते तो क्या उस गोल की वजह से, उस डर की वजह से अपने गोल को छोड़ दें? नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकती। अगर उसकी वजह से लोग मुझे पागल बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं पागल। हाँ, मैं अपने गोल के प्रति हूं पागल। अगर मुझे लोग पागल बोलते तो मैं, और रही बात, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। रेलवे ट्रैक पे मैं 7 घंटे पड़ी थी। रेलवे ट्रैक पे मैं 7 घंटे पड़ी थी। महिला आयोग ने जब रिपोर्ट मांगी थी, 49 ट्रेन अप डाउन हुआ था। 49 ट्रेन 7 घंटे। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि इतनी भीषण दुर्घटना होने के बाद भी अगर ऊपर वाले ने मुझे बचाया है तो कुछ न कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया। क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जब उनके साथ कुछ इस तरीके की घटना होती है तो उसको हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, और एक वो होते हैं कि जो उस घटना को ही अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। आज मैं पूरी दुनिया में क्यों जानी जा रही हूं? पूरी दुनिया में क्यों जाने? फर्स्ट फीमेल एम्पुटी क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आज मैं उसी कटे हुए पैर की वजह से पूरी दुनिया में जानी जा रही। वही तो मेरा सबसे बड़ा हथियार हुआ, वही कटा हुआ पैर। जो लोग मुझे जिस स्टार्टिंग दौर में जो लोग मुझे बहुत दया की नजर से देखते थे, आज वही कटा हुआ पैर अपॉर्चुनिटी, मेरा हथियार और मेरा सबसे बड़ा ताकत। मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वही है, वही है जो मेरी सबसे बड़ी ताकत। और आज मैं उसी की वजह से दुनिया में पूरी जानी जा रही हूं। पूरी दुनिया इंस्पायर हो रही है उसी की वजह। बस जरूरत है कि हम उसको किस तरीके से सोचते हैं, बस ये। और रही बात गोल्ड चांस की, लाइफ में गोल्ड चांस कभी कभी आते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको छोड़ देते हैं कि पकड़ के रखते हैं। मुझे टाटा स्टील ने स्पॉन्सर दिया था, बड़े मुश्किल से मुझे स्पॉन्सर मिला था। अगर मैं वो चीजें बताऊंगी, और मैं एक अंबेडकर नगर छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हूं, अंबेडकर नगर अयोध्या के पास में, पता नहीं शायद लोगों को पता भी होगा कि नहीं। वहां से एवरेस्ट जाना भी एक एवरेस्ट था। और मुझे एक कंपनीज बोलती थी कि अरुणिमा, आप पे पैसा कोई क्यों लगाएगा, आप क्या दे सकते हो कंपनी को? इफ यू डोंट माइंड, कोई भी कंपनी, कोई भी कारपोरेट कंपनी, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन कोई भी, मैं एक सच्चाई बता रही, कोई भी कारपोरेट कंपनी जब तक वो ये नहीं देख लेती कि हमारा फायदा क्या है, तब तक इतनी आसानी से किसी पे पैसा नहीं लगाती है। ये एकदम, मैं बताऊं, मेरे साथ ही सारी चीजें हो रही थी। मैंने प्रूफ किया कि हाँ मैं कर सकती हूं, और आज एक, वाकई में आज मैं एक ब्रांड हूं और पूरी दुनिया में हूं। जहां भी जो अपने आप वो चीजें तो आएंगी ही, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर दिया था। और मुझे पता था कि अगर मैं इस स्पॉन्सर को और एक अटेम्प्ट को मैंने छोड़ दिया तो पता नहीं जिंदगी मुझे स्पॉन्सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं कि मुझे एवरेस्ट तक, यहां तक मैं पहुंच के और पहुंच पाऊंगी कि नहीं। ये हम पर होता है कि वो गोल्ड चांस छोड़ देते हैं कि पकड़ कर, मैं वो नहीं छोड़ना चाहती थी। रही बात, फाइनली बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अरुणिमा तो इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। मेरा मानना है जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। अगर आपके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, आपके अंदर उस गोल को पाने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। गिरने को तुम यहां सीढ़ियों पे गिरेंगे और यहां भी मर जाएंगे। अब आपके ऊपर कि वहां मरना चाहते हैं कि वहां मरना चाहते हैं। मैं नहीं मरना चाहती, मैं यहां नहीं मरना चाहती थी, मुझे वहां मरना मंजूर था, लेकिन यहां नहीं मरना मंजूर। और दूसरी चीज, मैंने बोला था भाग्य और लक, और वो भी मैं प्रूव कर सकती हूं कैसे। बहुत सारे लोग इसमें भी सशंकित हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें भी। फर्स्ट टाइम हिलेरी स्टेप से मेरे शेरपा ने मुझसे बोला कि अरुणिमा वापस चलो। सबसे पहले जब मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, मेरे शेरपा ने मुझसे बोला कि वापस चलो।
अगर मैं एक कदम पीछे लेती, सिर्फ एक कदम मैं पीछे लेती, और तब मैं अपनी डेस्टिनी लिख चुकी होती कि मुझे एवरेस्ट सबमिट नहीं करना है। मैंने एक कदम सिर्फ आगे बढ़ाया था, मैंने अपनी डेस्टिनी लिख दी थी कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। हम अपने भाग्य के लेखक होते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले कहा था। मैंने भी उस कोर्स को पढ़ा था, थोड़ा समझ में आया था, थोड़ा नहीं आया था, लेकिन जब वो चीजें मेरे साथ हुई तब मुझे वो चीजें एकदम क्लियर एकदम प्रैक्टिकली जब हुआ, मुझे समझ में आ गया कि हाँ है, ये ऐसा होता है। मैंने एक कदम पीछे लिया होता तो आज मैं अपने घर के एक कमरे में, दाल रोटी की कमी मुझे कभी नहीं होती, लेकिन एक कमरे में बैठ के सिर्फ इतना सोचती कि अरुणिमा, काश तूने थोड़ा सा हिम्मत लगाया होता या फिर हिम्मत की होती तो तू एवरेस्ट सबमिट कर चुकी होती, और आज तू कहां से कहां होती। और शायद वो फैसला अगर मैं नहीं लेती तो आज स्मार्ट वैल्यू जैसा ये प्लेटफॉर्म मुझे कभी नहीं मिलता। आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होता है, सिर्फ और सिर्फ आप पर होता है ये चीज कि आप वहां जीना चाहते हैं कि यहां जीना चाहते हैं, सिर्फ आप पर होता है। और फाइनली जो भी था, भाग्य, लक, किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला। मैं फटाफट नीचे भागना शुरू करा हम दोनों ने। जब भी ऊपर हाइट पे जाते तो हम टो से जाते हैं, नीचे आते हील मार मार के नीचे आते हैं। मैं हील मार मार के नीचे आ रही थी, बहुत खुश थे, चारों तरफ ब्लू और ग्रीन आइस दिख रहा था, और व्हाइट चादर पे, मतलब व्हाइट स्नो पे लोगों की उल्टियां हुई थी, ब्लड की वो रेड रेड पैच दिखता है ऐसे। कुछ ऐसे थे गिव अप कर चुके थे और स्नो यहाँ बैठ गए थे और स्नो यहाँ तक आ गया था। कुछ ऐसे भी थे कि पानी का बोतल उनके हाथ में था और एक हाथ में ढक्कन, वो पानी भी नहीं गिरा पाया। हम सोचे वो जिंदा है, और ऐसे जाके वो बैठा हुआ है, और ऐसे जाके जब हिलाया लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। वो इतना मुश्किल पल होता है वो। मुझे शिल्पा बोल रहा कि कोई नहीं, तुम फटाफट भागो। मैं हील मार मार के नीचे भाग, खुशी की वजह से शेयर नहीं कर पा रहे थे किसी के, हमने आज अपने देश के लिए कुछ किया। एकाएक मेरा पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक लेग ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर एवरेस्ट पे डाउन हो जाता है। मैं अगर पैर खोलकर सही करूं तो फ्रोस्ट बाइट, अगर ना सही करूं मैं चलूं कैसे। मैं रुकी थी, मेरा ऑक्सीजन चल रहा था, बड़े किस्मत से जो भी था मुझे मिला था। पता नहीं कब वो भी खत्म हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉरनर यूज कर चुका था, उसको थोड़ा यूज भी किया था उसने, उसमें भी पता नहीं कि कब खत्म हो जाएगा। अपनी आंखों के सामने जब दोबारा मौत दिखती है ना, पागलपन आने लगता है। मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकलता और यहां तक आते आते फ्रीज हो जाता था, वो भी बर्फ हो जाता है। मैं बताऊं, पता नहीं वो एग्जाम्पल सही होगा कि नहीं सही होगा, मुंह में लार आता था और ऐसे हम थूकते थे, नीचे गिरते गिरते कुट से आवाज आती थी। मतलब जाते जाते फ्रीज होता, कुट से आवाज आती थी। इतना जल्दी फ्रीज हो जाता फटाक से, माइनस टेम्परेचर। और मेरा शेरपा मुझे बोल रहा कि अरुणिमा क्या हुआ, चलो। मैं उसको डर के नाते बता नहीं पा रही हूं कि मेरा पैर निकल गया है और मैं नहीं चल सकती। इसलिए नहीं बता रही क्योंकि एवरेस्ट में एकदम प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल। एवरेस्ट में क्लाइंबर जो शेरपा के साथ होता है, वो लास्ट मोमेंट तक उसको बोलेगा कि चलो चलो चलो। अगर वो नहीं चल पाएगा, लास्ट में उसको वहीं छोड़ देगा, खुद भाग के चला जाता है। उसकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि या तो उसकी वजह से वो भी अपनी जान दे। तो अगर आपने उस चीज में अपना हाथ डाला है, इतना अगर अचीव करने की ताकत है अगर आप में, तो चलना तो पड़ेगा ही आपको, किसी भी कीमत पे आपको चलना पड़ेगा। मैं शेरपा मेरे आगे था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। फ्रॉस्ट बाइट के 3 स्टेज होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। मेरा हाथ वगैरह सब कुछ रेड हो चुका था, क्योंकि मैं बार बार गिर रही थी। तो बर्फ में जितना टच होता है उतना फ्रॉस्ट बाइट, मैं बताऊं मुट्ठी ऐसे बांध नहीं सकती थी मैं, इतना पेनफुल था। नाखून और मांस ऐसे फट चुके थे और इन सब से ब्लड आ रहा था, नाखून मांस के बीच से ब्लड आ रहा था। अब प्रोस्थेटिक लेग भी निकल गया है, मैं चलूं तो कैसे चलूं। दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा था, मुझे समझ में आया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। दूसरे पल आंसू को पोंछा और चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किया कि आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। और ये मेरा ये जो हाथ मुड़ नहीं रहा था, मैंने अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ के मोड़ दिया,
ये स्किन सब फट गया था जब मैंने हाथ को मोड़ा था और रोप को पकड़ा, और रोप को पकड़ने के बाद इस हाथ से प्रोस्थेटिक लेग को, पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि यही रास्ता था, दूसरा तो कुछ था ही नहीं। दूसरा ये था जैसे कुछ लोगों ने गिव अप किया था, मैं भी छोड़ देती वही। कभी कभी शायद किसी ने लिखा भी है इस चीज को कि कभी कभी हम बीच कोई काम करते हैं और बीच में ये सोचकर छोड़ देते हैं कि शायद हमारे भाग्य में नहीं है या फिर हमारी किस्मत में नहीं है, ये सोचकर हम छोड़ देते हैं बीच में। और लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि जस्ट एक स्टेप बाद आपकी जीत तय होती है, जस्ट एक स्टेप बाद आपकी जीत तय होती है। मेरे साथ में भी सेम था। मैंने लास्ट पैर पकड़ के, इस हाथ में रोप पकड़ के पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया। कुछ दूर चला, मैं रॉकी एरिया मिला, मैं फटाफट अंदर घुसी, पैर को खोला, जहां विंड नहीं थी, हवा नहीं था, मैंने फटाफट पैर खोला। मेरा स्टंप चारों तरफ से कट जाता है जब मैं बहुत चलती हूँ, और सिलिकॉन जेल एक पहनती हूँ मैं, जब वो गीला हो जाता है तो वो स्लिप कर जाता है, और इसी वजह से, ब्लड की वजह से वो गीला हो चुका था, पूरा का पूरा जेल में ऐसे ब्लड भर गया था। तब मैंने फटाफट उसको अपने ग्लव से ही सुखाया और फिर से प्रोस्थेटिक लेग पहना। शेरपा भी वहीं था। शेरपा बोला, अरुणिमा मुझे तो यकीन भी नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, तेरे ग्रुप से 2-3 लोग वापस चले गए और तूने एवरेस्ट सबमिट किया, किसी भी कीमत पे मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिंदा जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे या तो फिर दोनों यहीं मरेंगे। ये हमारा ग्रुप था, हमारा 2 का टीम था, लेकिन जबरदस्त टीम था। हमने कहा नहीं सर, ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देंगे, हम चलेंगे, एक बार जब मेरा पैर सेट हो जाता मैं अच्छा चल सकती हूँ। फटाफट भागना शुरू किया मैंने। वापस साउथ कोल 9:30 बजे रात को पहुंची थी। मेरा हेडलाइट बैटरी खत्म, जल ही नहीं रहा। मून लाइट में आए। मून लाइट में व्हाइट स्नो पे जब रिफ्लेक्ट होता है, सुंदर तो बहुत दिखता है, लेकिन दिखता जितना सुंदर है वो उतना ही कठिन है। बहुत सुंदर मून लाइट में चल के हम वापस साउथ कोल पहुंचे। टेंट यहां से यहां तक जनरल जो नॉर्मल लोग होते हैं 16 से 17, जिसके पास नॉर्मल पैर है, सब कुछ ठीक ठाक है, 16 से 17 घंटे लेते हैं यहां से यहां तक। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे, और इस 28 घंटे में इंडिया के माउंटेनियर या बाहर के माउंटेनियर हर कोई मान चुका था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी। और जैसे ही मैं पहुंची साउथ कोल, टेंट का जिप मैंने खोला था, शेरपा थे कुछ और ग्रुप के लीडर बाहर निकले। ग्रुप के लीडर सबमिट करके आ चुके थे पहले ही, वो बाहर निकले। सबसे पहला सवाल उनका यही था कि अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। मैंने एक लाइन में बोला था कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क यही है। और उसके बाद तब मैंने अपना ऑक्सीजन बैग निकाल के तब मैंने रखा था। खैर, वो एवरेस्ट सबमिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जिसके पास भी वो जुनून, करेज और अपने गोल को पाने की ताकत होगी, वो एवरेस्ट सबमिट करेगा। लेकिन बात करें एक आम आदमी की जो रोज एक एवरेस्ट सबमिट करता, आप जैसे लोग रोज एक एवरेस्ट सबमिट करते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने सारे टारगेट्स होते हैं, इतने सारे दिए जाते हैं आपको। आप ये समझ लीजिए, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, जिम्मेदारियां चरम सीमा पे आ जाएं, जब आपके मन से, आपके दिल से आह निकलना शुरू हो जाए कि आह आप नहीं बर्दाश्त कर सकता, तब आप उसी दिन समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देर होती है, जो उस काली रात को पार कर जाता है वो सुनहरे सवेरे में पहुंच जाता है। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको, मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अरुणिमा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत बोलते रहते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाला क्या किसी को कम देता है? नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर देता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने अंदर की वो क्वालिटी पहचानना है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, और उस भीड़ से क्वालिटी पहचान कर उस भीड़ से सिर्फ आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना शुरू कर देंगे। लोग कहना शुरू कर देंगे, आप तुरंत बदल गए और तुरंत का तुरंत आप उस भीड़ से अलग हो गए। आप लीडर, एक अचीवर और लीडर कहलाना शुरू हो जाएंगे उसी दिन, जिस दिन आप पहचान गए खुद को। और इस मामले में मेरा कॉन्सेप्ट इस मामले में भी एकदम क्लियर था
जैसे हमारे रूल्स, हमारे नियम होते हैं, वैसे ऊपर वाले के रूल्स और नियम है। हम तो कभी कभी तोड़ भी देते हैं, वो तो कभी तोड़ भी नहीं सकता। जब उसकी लिस्ट, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जब उसकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मुझे नहीं ले जा सकता, मुझे नहीं ले जा सकता। क्यों मैं उस डर की वजह से छोड़ दूं अपने गोल के? क्यों छोड़ दूं अपने गोल? मैं नहीं छोड़ सकती। और रही बात लास्ट में, मेरे ख्याल से भगवान ने यही बोला कि ले ऑक्सीजन ले और जा यहां से, जिंदा भाग, मार भी नहीं सकता हूं कि तेरा लिस्ट में नाम नहीं है। कैसे मैं रखूं अपने आप को? आज इन सबको पाने के लिए देखिए, दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, किसी भी कंपनी का कितना बड़ा सा बड़ा कंपनी को, उसके सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पिलर जानते हैं कौन होता? आप। उसका एक एक एम्प्लॉई, आप जहां चाहो कंपनी को वहां पहुंचा सकते हो। अगर चाहो तो यहां, चाहो तो यहां, ये आप पे ऊपर होता है। और कोई भी कंपनी, आप पता किसकी तरह हो? पानी का जहाज जो होता है सबसे ज्यादा सेफ कहां होता है? समुद्र के किनारे। लेकिन क्या वो जहाज उस लिए बनाया है कि वो समुद्र के किनारे खड़ा रहे? नहीं, वो इसके लिए बना है कि जो भी उसको टारगेट दिया गया वो अपने जो उसका टारगेट है वहां तक पहुंचाए। उसी तरीके से आप हो कि आप पानी का वो जहाज हो कि जो टारगेट्स आपको दिया है, आपका फर्ज बनता है कि आप कंपनी को यहां से यहां लेके जाना है। ये आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको। इन सबको पाने के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे अहम है, सबसे अहम, विश्वास। आपको पानी, छाता बारिश के पानी को तो कभी नहीं रोक पाता है। जब बारिश होती है लेकिन हम छाता लेके निकलते हैं, क्या वो रोक देता है? नहीं रोक पाता। लेकिन हमको इतना हौसला जरूर दे देता है कि हम उस बारिश के पानी में आराम से बाहर छाता लेके निकल जाते हैं। उसी तरीके से हमारा आत्मविश्वास होता है कि हमको सफलता की पूरी गारंटी तो नहीं देता, 100% गारंटी तो नहीं दे देता, लेकिन उस रास्ते में चलने, उस संघर्ष से लड़ने की ताकत जरूर दे देता है। हमारा आत्मविश्वास। जिंदगी में कभी भी कोई चीज, जब भी आप अपनी ट्रेनिंग, अपने इंस्ट्रक्टर, आपके जो भी रहे हों, अपनी ट्रेनिंग, अपने इंस्ट्रक्टर, खुद पर और सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा, जीत हमेशा आपकी होगी। कभी भी शक नहीं करिएगा, अपने गोल पर शक नहीं करना, कभी भी, किसी भी कीमत पे। और एक चीज मैं और बोलूंगी, हम युवा वर्ग, देखिए हम ऑलमोस्ट सारे युवा ही हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम ये सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, क्योंकि दिन में 10-15 गोल्स आते रहते हैं। मतलब रोज 10-15 गोल बनाएंगे, रात को सोते वक्त कि कल मुझे ये करना, वो करना, वो करना, ये करना। लेकिन जैसे ही सुबह होता है और हम सब भूल जाते हैं। आप जीवन की त्रासदी ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है पहुंचने के लिए। सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें, उस पर फोकस करें, सिर्फ फोकस करें, अपने आप वो जीत मिलेगी आपको। और एक गोल पाने के बाद नहीं बैठ जाना चाहिए। मुझे पता है कि आप सब एक अचीवर हैं, यहीं पर सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए हैं, अभी आपको और आगे जाना है। मैंने भी अपने जीवन में छोटे छोटे, जब मैंने ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था अपने कॉन्फिडेंस के लिए, जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, मैंने उसके लिए किया था। लेकिन जब मैं इंडिया वापस आई तो मैंने देखा यूथ मुझसे बहुत तेजी से जुड़ रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ वहीं नहीं बैठ जाना है, उस जोश को बरकरार रखना है। और तब प्लान किया कि वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उसमें 7 महाद्वीप हैं, उस 7 महाद्वीप में 7 हाईएस्ट पीक है। एवरेस्ट एशिया, किलिमंजारो अफ्रीका, यूरोप, एल्ब्रुस और किजास्को ऑस्ट्रेलिया, ये 4 पीक तो मैं सबमिट कर चुकी हूं। और बचे 3 हैं, 3 बचे हैं। आप जस्ट मैं दिसंबर में अकांका गोवा, साउथ अमेरिका जाने का प्लान है। बस आप लोगों का गुड विशेष चाहिए कि हाँ मैं सबमिट कर पाऊं। और आज इस हॉल में सिर्फ यही नहीं कि हम आए, एक दूसरे से बातें किए और चले गए। आज आप लोग, मैं खुद भी एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि फिर मिलेंगे, लेकिन एक गोल अचीव करने के बाद। और एक एक करके हम अपने गोल को अचीव करेंगे।
और मेरा एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट, और एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये खुद से पूछो, हमने दूसरे के लिए क्या किया? मैं खुद भी क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूं, वहां से एवरेज जाना या फिर ये प्लेटफॉर्म पाना बहुत स्ट्रगल, एक के बाद स्ट्रगल। पागल सन की कह के लोग मुझे छोड़ देते थे। तब मैंने ये प्लान किया कि क्वालिटी और भी लड़कियों में जरूरत है, सिर्फ उनके एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। इसीलिए मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, अभी जो ललित जी ने बताया था, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही हूं। नेशनल बच्चे मेरे पास आज भी, मैं एक चीज और मैं बताऊं कि मैं बहुत सारे मुझे पैसे भी मिले थे जब मैं क्लाइंबिंग करके, या फिर अभी भी मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज रेंट पे हूं, क्योंकि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब तक मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि जब तक वो एकेडमी में बना नहीं लूंगी तब तक खुद का घर भी नहीं बनाऊंगी खुद से। क्योंकि कमिटमेंट, किसी भी गोल के प्रति कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। कमिटमेंट करिए और फिर फॉलो करिए, क्योंकि आपको एक गोल, एक आधार मिल जाता कि हमें ये काम करना है। इसलिए मैं करती रहती हूं। लास्ट टाइम मैं एक 4 लाइन की पंक्ति बोलूंगी जो मेरा फेवरेट है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ओके, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।